पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारे ये विशेष बुलेटिन। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पश्चिम बंगाल में चढ़ा सियासी पारा। आज 24 नॉर्थ परगना और सिलीगुड़ी में कार्यकर्ताओं को देंगे चुनावी जीत का मंत्र। अजीत पवार के निधन के बाद आज एनसीपी चुनेगी अपना नेता। दोपहर 2 बजे मुंबई में होगी विधायक दल की बैठक। नेता के रूप में सुनेत्रा पवार के नाम की चर्चा। भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में। 22 अरब देशों के नेता ले रहे हैं भाग। सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने पर रहेगा जोर। ईरान से तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। ईरान ने बातचीत फिर से शुरू करने के दिए संकेत। मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने से किया इनकार। और भारत न्यूजीलैंड के बीच 5वां और अंतिम टी20 मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में। पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। लोकसभा के बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। वर्ष 2019 में वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद यह उनका लगातार 9वां बजट है। संसद में बजट भाषण संपन्न होने के बाद बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। वित्त मंत्री बजट के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों के महाविद्यालयों से आए 30 विद्यार्थियों से भी बातचीत करेंगी। और आपको बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री ने कई हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की है। इसमें अर्थशास्त्री, व्यापार संघ, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, लघु और मध्यम उद्यम, व्यापार और सेवा क्षेत्र, उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बजट पूर्व परामर्श किया और वित्त मंत्री को सुझावों की संकलित रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान युवाओं सहित नागरिकों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं, जो कि इस बजट में देखने को मिलेंगे। और असम के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में हैं और कल देर शाम अमित शाह जब कोलकाता पहुंचे तो उनका पार्टी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने स्वागत किया। अमित शाह का बंगाल दौरा एक ऐसे समय में हो रहा है जब बीजेपी की ओर से यहां पर अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टी की तैयारियों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक महीने में अमित शाह का ये दूसरा दौरा है। अमित शाह आज 24 नॉर्थ परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और फिर सिलीगुड़ी के बागडोगरा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनकी संगठन से जुड़े मुद्दों और चुनावी रणनीति पर बातचीत होगी। पार्टी का इस बार बंगाल मिशन किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी का कहना है कि ममता के राज में टीएमसी ने पूरी तरह से कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में शीर्ष पदों पर एक बड़ा फेरबदल हुआ है और इसमें डीजी से लेकर सीपी तक शामिल हैं। राज्य में जिस तरह चुनाव प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने वाले पदों पर बदलाव हुए हैं, वैसे ही वोट के लिहाज से महत्वपूर्ण जिलों में भी पुलिस के शीर्ष पदों पर रद्दोबदल किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी नोटिस के अनुसार प्रवीण त्रिपाठी को हावड़ा के सीपी पद से हटाकर बैरकपुर कमिश्नरेट की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेसिडेंसी रेंज में डीआईजी पद पर कार्यरत आकाश मगारिया हावड़ा के सीपी बने हैं। मुरलीधर बैरकपुर कमिश्नरेट से अब विधाननगर के पुलिस कमिश्नर बने हैं। विधाननगर के सीपी मुकेश को मुर्शिदाबाद और जंगीपुर रेंज का आईजीपी बनाया गया है।
मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी सैयद वकार रजा अब नादिया रानाघाट रेंज की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरजीकर कांड में आंदोलन के दबाव के चलते विनीत गोयल को पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर एसटीएफ का एडीजी बनाया गया था। अब उन्हें राज्य का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। वहीं एडीजी कानून व्यवस्था पद पर कार्यरत जावेद शमीम अब से राज्य के एडीजी एसटीएफ होंगे। और अमित शाह ने एक तरफ असम और पश्चिम बंगाल को संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन गोवा के मिशन पर हैं और अगले साल गोवा में चुनाव होने हैं, लेकिन पार्टी की तैयारी अभी से दिखाई पड़ रही है। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने पहले बंगाल का दौरा किया और फिर गोवा का रुख किया है। गोवा की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नितिन नवीन एक एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं। खासतौर से देखा जाए तो संगठन से जुड़ी बातों पर वो खासतौर से ध्यान दे रहे हैं। कल पहले दिन उन्होंने जिला पार्टी कार्यालय में जिला समिति के सदस्यों से मुलाकात की और सभी भाजपा विधायकों से वो मिले और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आज की बात की जाए तो नितिन नवीन सबसे पहले ओल्ड गोवा में बन रहे बीजेपी के नए कार्यालय का दौरा करेंगे। उसके बाद पणजी में स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर और भाऊ साहेब बांदोडकर को श्रद्धांजलि देंगे। फिर पणजी में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इसके बाद मापुसा निर्वाचन क्षेत्र में बूथ समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। यहां पर वो नॉर्थ गोवा के जिला कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें, अजीत पवार के असमय निधन के बाद एनसीपी अब उबरने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती के साथ सवाल ये भी है कि अब उनकी जगह आखिर कौन लेगा, और इसी जवाब के लिए आज मुंबई में एनसीपी ने विधायक दल की एक बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम पद का नाम भी सामने आ जाएगा। वैसे जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार पार्टी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि यह फैसला छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बाद ही होगा। सुनेत्रा पवार की बात की जाए तो वो अभी विधानसभा या फिर विधान परिषद की सदस्य नहीं है, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार उनका नेतृत्व ही ठीक रहेगा। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। अगर आज विधायक दल का उन्हें नेता चुन लिया जाता है तो बैठक में यह भी प्रस्ताव लाया जा सकता है कि सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाम तय होने के बाद आज या फिर कल शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। अजीत पवार के एनसीपी का शरद पवार की पार्टी में विलय होगा या नहीं, इस चर्चा का भी जवाब जल्द मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। और भारत और अरब देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। ये बैठक 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रही है और पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। बैठक की सह अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। इस बैठक में अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये बैठक दोनों पक्षों के बीच मौजूदा सहयोग को और आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। ये बैठक भारत और अरब दुनिया के बीच साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का माध्यम बनेगी। इस बैठक के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों जैसे कि मध्य पूर्व की शांति, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार पर भी चर्चा होने की उम्मीद। इस बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है, सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर कुछ बातें उन्होंने सामने रखी हैं। लिखा है कि पश्चिमी देशों के सचिव राजदूत सीबी जॉर्ज ने सऊदी अरब के अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय मामलों के उप विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल रहमान अल रासी से मुलाकात की। उन्होंने भारत सऊदी अरब की बहुआयामी और मजबूत रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष 26 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर भारत पर्व का आयोजन कर रहा है।
भारत पर्व 2026 का समापन आज शाम होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे। भारत पर्व देश की सांस्कृतिक और रचनात्मक विरासत की झलक प्रदर्शित करता है, जिसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां, सशस्त्र बलों की बैंड प्रस्तुतियां और उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली से स्थित सांस्कृतिक समूहों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। इस आयोजन में अखिल भारतीय फूड कोर्ट, हस्तशिल्प और हथकरघा बाजार, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के पंडालों के साथ साथ स्टूडियो, किचन सत्र, नुक्कड़ नाटक और डू इट योरसेल्फ कार्यशालाओं जैसी क्रियात्मक गतिविधियां भी शामिल रहेंगी। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना के मार्चिंग दल, घुड़सवार दल और सैन्य और पाइप बैंड को बेहतरीन प्रदर्शन पर सम्मान मिलने के बाद सेना प्रमुख ने उनसे मुलाकात की। सेना प्रमुख ने सभी प्रतिभागियों को उनके समर्पण और उच्च मानकों के लिए बधाई दी। आपको बताते चलें कि सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार असम रेजिमेंट को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सैन्य बैंड का पुरस्कार गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर को मिला है। राजपूताना राइफल सेंटर दूसरे पायदान पर रहा। सर्वश्रेष्ठ पाइप बैंड का पुरस्कार 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र ने जीता, जबकि गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दूसरे स्थान पर रहा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, डीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर जिले के गारंजी जेलबाड़ी स्थित आईटीबीपी बटालियन परिसर में जवानों से मुलाकात की। उन्होंने आईटीबीटी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, बीएसएफ, डीआरजी और सीएएफ के जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री जवानों से के साथ रात्रि भोज में भी शामिल हुए। उन्होंने देश की सुरक्षा में जवानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में सेवा दे रहे जवानों का मनोबल बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने जवानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके कल्याण और सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयासरत है। सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। कभी देश के सबसे दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिने जाने वाला रायपुर का भूजमार्ग क्षेत्र आज शांति, विश्वास और विकास की नई राह पर अग्रसर है। दशकों तक माओवादी हिंसा और भय के साए में रहे इस क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लगातार प्रयास हो रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का सशक्त प्रतीक बनकर अब भूजमार्ग पीस हाफ मैराथन 2026 सबके सामने आई है। इस आयोजन में सरेंडर माओवादी कैडर ने भी हिस्सा लिया, जिसने
हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति का रास्ता चुना। पीस मैराथन में शामिल होकर सरेंडर माओवादी कैडर ने एक मजबूत संदेश दिया। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति की हाँ नक्सलवाद को समाप्त करना है और हमारे जवानों के उद्यम साहस से संकल्प पूरा हो रहा है और निश्चित रूप से उनका स्वागत है, खुशी है। आत्मसमर्पित नक्सली भी भाग ले रहे हैं। कश्मीर के किश्तवाड़ के जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों का एक ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि गोलीबारी डोलगाम गांव में हुई है। सूत्रों के अनुसार संदिग्धों को घेर लिया गया है और इस जॉइंट ऑपरेशन त्राशी 1 को व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान अंजाम दे रहे हैं। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि ऑपरेशन त्राशी 1 पिछले 10 दिनों से जारी है, जो सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशंस में से एक है। इससे पहले 18-19 जनवरी की रात भी इस ऑपरेशन के दौरान स्पेशल फोर्स के सैनिक हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। तो ऑपरेशन त्राशी 1 जो है वो जारी है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज से फरीदाबाद में शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस मेले का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष मेले का विषय है लोकल से ग्लोबल। इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों की पारंपरिक कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना है। उत्तर प्रदेश और मेघालय मेले के मुख्य केंद्रित राज्य हैं, जबकि मिस्र भागीदार देश है। मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध लोक कलाकार और सांस्कृतिक समूह प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 15 फरवरी तक चलेगा ये मेला और ये आयोजन हरियाणा पर्यटन निगम और केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड और उसके बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह में अपना योगदान देने के लिए एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने आईएनसी वेस्टर्न एयर कमांड के कार्मिकों से संवाद किया। उन्होंने सुरक्षित हवाई क्षेत्र सुनिश्चित करने में उनके कौशल, समर्पण और अटूट सेवा की सराहना की। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने वायु रक्षा संसाधनों और कमांड एंड कंट्रोल का एकीकरण किया और इसका क्रियान्वयन पूरी टीम ने सटीकता और सतर्कता के साथ किया। इस मौके पर जितेंद्र मिश्रा ने सभी सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हितधारकों के सामूहिक प्रयास की भी सराहना की। आज सिख धर्म के 7वें गुरु हर राय जी का प्रकाश पर्व है। इस मौके पर देशवासियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, सिख धर्म के 7वें गुरु हर राय जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लंगर और संगत की परंपरा को मजबूत बनाने वाले गुरु साहिब की शिक्षाएं करुणा और संवेदना के अक्षय स्रोत हैं। उन्होंने मानव समाज की सच्ची सेवा की और हर जाति वर्ग के लोगों को अपनी औषधियों से आरोग्य प्रदान किया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीटी न्यूज। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच का एक तरह से काम कर रही है। 2019 से शुरू इस योजना के तहत अब तक 1,08,000 से अधिक किसानों को आर्थिक रूप से सहायता दी जा चुकी है, सशक्त बनाया जा रहा है। सरकार अब इस योजना को पूरी तरह से डिजिटल कर रही है, जिससे पारदर्शिता और तेजी दोनों सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं किसान। दुर्घटना की स्थिति में इन्हीं किसान परिवार पर आने वाले आर्थिक संकट को कम करने के उद्देश्य से 2019 में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जो आज हजारों परिवारों के लिए सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत अब तक 1,08,000 से अधिक किसानों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। सरकार का दावा है कि योजना ने न केवल संकट की घड़ी में राहत दी है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी स्थिरता प्रदान की है। योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में किसान परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये सहायता सीधे परिवार के बैंक खाते में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 873.58 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं, जिससे 18,145 किसानों या उनके परिवारों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वर्ष 2023-24 में योजना का विस्तार कर भूमिहीन किसानों और खेतीहर मजदूरों को भी इसमें शामिल किया गया। इसी वर्ष 944.72 करोड़ रुपए वितरित कर 23,821 लाभार्थियों को सहायता दी गई थी। योजना के सुचारू और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर राजस्व परिषद योजना का पूरी तरह डिजिटलीकरण कर रहा है। इसके लिए NIC की मदद से एक आधुनिक वेब पोर्टल और सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जो फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। योजना के पूरी तरह ऑनलाइन हो जाने से किसानों को बार बार तहसील या जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे आवेदन से लेकर सीधे बैंक खाते में भुगतान तक की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो सकेगी और किसानों का समय और पैसा दोनों बचेगा। आवेदन के लिए खतौनी, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि जैसे आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन bor.up.nic.in पर या संबंधित तहसील या जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में दुर्घटना के 150 दिन के भीतर दरखास्त दे सकते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रदेश के किसानों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है और योगी सरकार की किसान हितैषी नीतियों को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के अनुसार 4 अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 तक पूरे बांग्लादेश में कुल 2,184 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। काउंसिल ने 2025 में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 522 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट भी जारी की है। कहा गया है कि 61 अल्पसंख्यकों की हत्या की गई, वहीं 28 महिलाओं से दुष्कर्म हुआ। सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 95 धार्मिक स्थलों पर हमले हुए। 21 धार्मिक स्थलों की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया या कब्जा करने की कोशिश की गई। 102 घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। 38 अपहरण और प्रताड़ना के मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों पर 47 हिंसक हमले हुए हैं। वहीं 66 घर, जमीन और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है। 21 धार्मिक स्थलों की जमीन पर अवैध कब्जे हुए। 95 धार्मिक स्थलों पर हमले की खबर है। 102 घरों और व्यावसायिक घरों पर भी हमला हुआ है। काउंसिल ने सरकारी आंकड़ों की आलोचना की, क्योंकि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने केवल 71 घटनाओं को सांप्रदायिक माना है। काउंसिल ने कहा है कि कई हत्याएं और दुष्कर्म स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक है और सरकार हिंसा को नकार रही है। 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले जनवरी में 42 नई घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिसमें 11 हत्याएं हैं और 9 धार्मिक स्थलों पर हमले शामिल हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय वहां पर भयभीत नजर आ रहा है। और ऐसे में काउंसिल ने चुनाव आयोग से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सांप्रदायिक प्रचार पर रोक और उच्च जोखिम क्षेत्रों में सुरक्षा बल तैनाती की भी मांग की है।
काउंसिल ने राजनीतिक दलों से भी मांग की है कि वो अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून, आरक्षित सीट जैसे 8 मुद्दों को शामिल करें। काउंसिल ने इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास समेत झूठे मामलों में कैद लोगों की रिहाई की भी मांग की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।